ये जो रॉल्ट ने अपना लॉ दिया है, इसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ट लॉ वी डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू टू कैटेगरी, वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ Raoult law, solutions are divided into two categories। ओके, कौन सी? पहली कैटेगरी है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ Raoult's law, solution are divided into two category, ideal and non-ideal solution। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशन। कौन है ये आइडियल सॉल्यूशन? सीधी सी बात है, जो फॉलो करते हैं रॉल्ट्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन है विच follow Raoult's law। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो Raoult's लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, अच्छा, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये कुछ कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन विल satisfy following conditions। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कुछ कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है वो, चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहली जो कंडीशन है वो ये है, देखो दो तरीके के लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। मान लेते हैं लिक्विड ए सॉल्वेंट है, लिक्विड बी सॉल्यूट है। ओके, तो ये जो है ना यहाँ पर लिक्विड ए ये है सॉल्वेंट एंड जो लिक्विड बी है वो है सॉल्यूट। लिक्विड बी जो है वो सॉल्यूट है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पहली जो कंडीशंस आइडियल सॉल्यूशन जो बनते हैं वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि द फोर्स बिटवीन ए इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फोर्स बिटवीन बी इज इक्वल टू द फोर्स इन बिटवीन द ए बी। ओके, अब इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, ए, सब ए है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ए और दूसरे ए में होगा, अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बी और दूसरे बी में होगा, आप इन दोनों को मिक्स करो तो ए और बी बनेंगे, ए और बी आपस में मिल जाएंगे। आप एक चीज समझिए, जैसे आपने अल्कोहल को पानी में डाला, पानी के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो अल्कोहल है इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया आपने। तो जब आपने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो अल्कोहल एंड वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट? तो क्या ये आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं? यस। अच्छा ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर एक्चुअली में आइडियल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं वो तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। ये जो मैंने जस्ट आपको दिया एग्जांपल ये समझाने के लिए था कि जो बॉन्डिंग वाटर में थी आपसी, वही बॉन्डिंग आपको अल्कोहल में भी दिखाई दे रही है, दोनों को मिक्स किया तो एक आइडियल सॉल्यूशन बन करके आया। ये जस्ट एक एग्जांपल है। एक्चुअली में वाटर एंड अल्कोहल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं वो आगे चल करके हमको पता चलेगा। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये जस्ट समझाने के लिए। ओके, इसको इसके एग्जांपल में मत लिख के आइएगा फिलहाल के लिए। So the force of attraction between the AA particles is equal to the force of attraction between the BB particles, and जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो the force of attraction between A and B is also the same as AA and BB। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ऐसे लिक्विड्स को आपस में मिक्स करेंगे तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा आफ्टर द मिक्सिंग क्या होगा? चेंज इन द वॉल्यूम 0 होगा। मतलब देखिए ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, खिंचाव, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? खिंचाव, वही बीबी में था।
इन दोनों को मिक्स करोगे तो रिजल्ट बनेगा AB, उनमें भी तो वही खिंचाव रहेगा ना। आप एक चीज सोचिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA में था वही BB में, इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी तो वही बॉन्ड है। जो बॉन्ड लेंथ यहां थी, जो बॉन्ड लेंथ AA में थी, वही बॉन्ड लेंथ BB में है, और रिजल्ट जो आया उनकी भी बॉन्ड लेंथ सेम है। तो क्या लिक्विड एक्सपेंड करेगा? नहीं। क्या लिक्विड श्रिंक करेगा? नहीं। लिक्विड श्रिंक कब करता है? जब पहले के मुकाबले नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो, तब श्रिंक करेगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक्सपेंड कब करता है? जब पहले के मुकाबले अभी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो। भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते तो पार्टिकल क्लोज आते हैं ना, पार्टिकल क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल दूर जाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था बिटवीन AA बिटवीन BB, वही AB में है, तो ना तो श्रिंक होगा ना ही एक्सपेंड होगा, इसलिए द चेंज इन वॉल्यूम इज 0। नंबर 1, आई मीन ये नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट, यहां पर जो हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब इन द मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्यों? भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA में था वही BB में है और वही AB में है, तो जितनी ताकत आपने AA के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगाई, जितनी ताकत आपने BB को तोड़ने में लगाई, उतनी ही ताकत आपको वापस मिल गई। ताकत का मतलब क्या? ताकत का मतलब मैं यहां पर एनर्जी बात कर रहा हूं, बोल में ताकत रहा हूं, बट एक्चुअली आई एम स्पेसिफाइंग अबाउट द एनर्जी, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ती है ना। तो पहले सारे AA को अलग करने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ी, सारे BB को अलग करने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ी, जब AB बना तो उतनी ही एनर्जी आपको वापस मिल गई। तो क्या बदलाव आया? मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए आपने 100 जूल्स दिए, सारे AA को सारे BB को अलग करने के लिए आपने 100 जूल्स दिए। जब AB बना तो 100 जूल्स आपको वापस मिल गए। सो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? 0। चेंज इन एनर्जी यहां पर क्या है? 0 है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो डेल्टा H मिक्स इज 0। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर होगा? P नॉट A XA के बराबर, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी इक्वल टू P नॉट B XB। और अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एंड इस पूरे एक्सप्रेशन को, सो जो यहाँ पर टोटल प्रेशर निकल के आएगा ये किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर होगा। दैट मीन्स द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, क्योंकि दो लिक्विड लिए ना आपने, पहले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर P है, दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर PB है, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो नेट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? PA प्लस PB। तो PA क्या है? P नॉट A XA, PB क्या है? P नॉट B XB, राइट। अच्छा, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो यू विल फाइंड दैट, चलो यहां पर बना देता हूं मैं ग्राफ। ये देखिए, ये इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, लाइनें थोड़ी टेढ़ी हो रही हैं बट चलिए। ये जो है x एक्सिस इज द मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, लेफ्ट साइड में द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0 एंड राइट साइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो A के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0 टू द राइट हैंड साइड। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो A के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो B के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। अब आप एक चीज नोट करो, जरा एक चीज नोट करो, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में हो, देखो जरा, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में हो तो लेफ्ट में जो भी है सब लिक्विड B है। जरा देखो, जरा डायग्राम को देखो, अगर आप लेफ्ट की तरफ देखो, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो भी है वो B है ना, जो भी है वो B है, क्योंकि A तो 0 है। तो यहां पर जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? लिक्विड B की वजह से होगा। तो मैंने यहां पर ये पॉइंट मार्क कर दिया, दिस विल बी P नॉट B। ये जो पॉइंट है ये क्या है? यहां पर P नॉट B है, क्योंकि जो भी प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ B, इसलिए P नॉट B इज द हाईएस्ट प्रेशर। राइट साइड में जाओ, जो भी है वो A है, राइट साइड में जाओ, जो भी है वो A है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है, इसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है उसको मैंने नाम दिया P नॉट A। दिस इज PB एंड दिस इज P नॉट A। अगर आप ज्वाइन करो तो सबसे पहले ये देखो, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेशर ऑफ B, है ना। ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेशर ऑफ B। दिस इज द
Pb, सही बात है। देखो जरा, लेफ्ट साइड में B का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इस वजह से जो भी प्रेशर होगा वो B का होगा। राइट साइड को जाते जाते जो मोल फ्रैक्शन है B का वो कम हो रहा है, राइट साइड को जाते जाते B का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे 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 को जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि लेफ्ट साइड में क्योंकि B का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए B की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है वो भी सबसे ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में सिर्फ B ही तो है, A तो है ही नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी है वो B है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो B के प्रेशर के बराबर ही होगा, B जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। राइट साइड में जाते जाएंगे तो प्रेशर बिकॉज ऑफ B वो कम 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 होता जा रहा है। अब आप इसको देखिए, A को देखिए, लेफ्ट साइड में A 0 है और राइट साइड में A बढ़ रहा है, तो देखो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा ऊपर जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेशर ड्यू टू A, प्रेशर ड्यू टू A। एंड इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं, ये देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल प्रेशर P, जो कि PA प्लस PB के बराबर होगा, जो कि PA प्लस PB के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इसमें लिक्विड A और लिक्विड B मिला हुआ है, सॉल्यूशन जो है इसमें लिक्विड A एंड लिक्विड B मिला हुआ है। तो एट एनी मोमेंट किसी भी मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं A 60% है, B 40% है, उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा वो रेड लाइन दिखाई देगी, रेड लाइन से आप दिखाओगे। पर्पल लाइन क्या दिखा रहा है? सिर्फ B का प्रेशर, B की वजह से जो प्रेशर है। ब्लू लाइन क्या दिखा रही है? सिर्फ A की वजह से प्रेशर। और रेड लाइन क्या दिखा रही है? दोनों की वजह से टोटल प्रेशर। करेक्ट? ओके, सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है ये आइडियल सॉल्यूशन की शर्तें हैं, बोल सकते हो। ओके, आइडियल सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई करते हैं ये रूल्स। क्या? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए है वही BB में भी है और वही AB में भी है। ओके ओके, अच्छा, ये जो है आइडियल सॉल्यूशन कब बनते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कब बनते हैं? तो चलो इसकी भी लिख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, है ना, उसकी ये कंडीशंस है। अब बनते कैसे हैं आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन इज क्रिएटेड व्हेन, तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस आर क्रिएटेड व्हेन, कब? नंबर 1, पहली चीज, आइडियल सॉल्यूशन तब बनते हैं जब आप दो ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स करें जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो, जिनकी जो प्रॉपर्टीज हो वो सेम हो। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? जैसा स्ट्रक्चर्स हो गए, पोलैरिटीज हो गई। स्ट्रक्चर का मतलब क्या? अगर एक स्ट्रक्चर चेन है तो दूसरे वाले का भी चेन होना चाहिए, राइट? जैसे हेक्सेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, दोनों का क्या स्ट्रक्चर चेन वाला है। मान लीजिए एक का चेन स्ट्रक्चर और एक का ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में फर्क आ गया ना। तो ऐसे में वो आपस में आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, सिमिलैरिटी इन पोलैरिटी होना चाहिए। अगर एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर होना चाहिए, एक पोलर है तो दूसरा भी पोलर होना चाहिए, है कि नहीं? देखो, चीजें आपस में कब घुलेंगी? चीजें आपस में कब घुलेंगी? जब उनका नेचर सेम होगा, जब उनका नेचर सेम होगा। जैसे इंसानों का एक ग्रुप दूसरे इंसानों के ग्रुप्स के साथ आराम से घुल सकता है क्योंकि इंसान इंसान सिमिलर है, लेकिन इंसानों का एक ग्रुप जानवरों के एक ग्रुप से नहीं मिल सकता आराम से, क्योंकि ये जानवर है, ये अलग कैटेगरी है, ये इंसान है, ये अलग है, राइट? तो आइडियल सॉल्यूशन आर क्रिएटेड व्हेन द सब्सटेंसेस हैव similarity in structure and polarity. When they have similarity in structure and polarity, which leads to same intermolecular force, which leads to same intermolecular force. सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम पोलैरिटी होगी, तो जा करके सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन करके आएगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे अभी आपको बोला एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। देखो, इन दोनों सब्सटेंसेस को देखो, अलग अलग हैं लेकिन दोनों लंबे लंबे हैं, चेन के फॉर्म में, दोनों नॉन पोलर हैं। ओके, दूसरा देखिए, जैसे C2H5Br एंड C2H5Cl।
जरा देखिए, एल्काइल ब्रोमाइड, दूसरा एल्काइल क्लोराइड, और जो एल्काइल ग्रुप है वो भी सेम है, दोनों के दोनों इथाइल है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, राइट, दिखाई दे रहा है, ओके। इसके अलावा और भी कई सारे आपको एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे बेंजीन एंड टोल्यून का हो गया, ये भी मिल सकता है। तो एक चीज तो ये हो गई कि सेम सिमिलरिटी होनी चाहिए स्ट्रक्चर में एंड पोलैरिटी में। दूसरा, मोर डाइल्यूटेड मोर आइडियल, ठीक है, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मोर आइडियल सॉल्यूशन। जो जितना डाइल्यूटेड वो उतना आइडियल, जो जितना डाइल्यूटेड वो उतना आइडियल, है ना। अब ये कैसे होगा, देखो अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब 50% लिक्विड ए है 50% लिक्विड बी है, हम बोल सकते हैं कि अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए वाले अपने कैरेक्टर दिखा रहा है, बी वाले अपने कैरेक्टर दिखा रहा है, तो दोनों के कैरेक्टर हमको अलग अलग दिखने को आ रहे हैं, और हम बोलेंगे भाई इनकी बन नहीं रही है। दूसरी चीज आप देखिए, अगर डाइल्यूटेड रहेगा तो क्या होगा, लिक्विड ए बहुत ज्यादा है 99.9% है, लिक्विड बी है 0.1%। अब लिक्विड जो बी है वो इतना कम है कि उसका होना ना होना हमको ऑब्जर्वेबल ही नहीं हो रहा है, उसका ना होना अपने को पता ही नहीं चल रहा है। तो जो भी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है वो लिक्विड ए की दिखाई दे रही है, तो इट विल बिहेव लाइक अ आइडियल, राइट। जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होता है उतना ही ज्यादा वो आइडियल बिहेवियर करता है। अदरवाइज क्या होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आप क्या कोशिश करेंगे कि सिमिलर होना चाहिए पोलैरिटी में एंड स्ट्रक्चर में। दूसरा कोशिश आप ये करेंगे कि जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड आप बना सकें, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूटेड बना सकें उतना ही ज़्यादा वो आइडियल बनता चला जाता है। ओके, सो दिस वाज द आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, अच्छा एक बार आइडियल सॉल्यूशन से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल। ये भी आप डिस्क्लेमर रख सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना आइडियल गैसेस, कि आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल नहीं होता है। ए के बीच में अगर 100 न्यूटन का फोर्स है तो बराबर 100 बीबी में तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा, ए बी में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशंस आर आइडियल, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन आर आइडियल। अब जैसे यहां पर बोल रखा है ना कि मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मोर आइडियल, अब आपने डाइल्यूट कर दिया और आप बोलोगे कि ठीक है मैं यहां पर भले ही डाइल्यूट किया है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया है, लेकिन ये जो 0.1% है ना मैं इसको भी कंसिडर करूंगा, तब तो वेरिएशन आना ही है, तब तो वेरिएशन आना ही है। इसीलिए जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बस। ओके, नाउ वी विल टेक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं ये? सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट लॉ, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्या था रॉल्ट लॉ? कि द टोटल प्रेशर इज द टोटल प्रेशर P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही था, है ना। टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए उसने यही बताया था, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स जो P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना, ये रॉल्ट ने बताया P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जो फॉलो करेंगे वो आइडियल, जो फॉलो करेंगे वो आइडियल, एंड जो फॉलो नहीं करेंगे कि P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब जो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो नॉन आइडियल है। अब आप एक चीज देखो, अगर P पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं है तो क्या है? या तो ज्यादा है या तो कम है। अगर P पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो वो ज्यादा ही होगा या फिर कम होगा, है ना, या तो वो ज्यादा ही होगा या तो कम होगा। दैट मीन्स इसमें पहला केस ये आ जाता है, केस वन, कि जब P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये एक केस है। तो ये क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है।
लेकिन इसको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा, अगर P Pa प्लस Pb के बराबर नहीं है तो एक ऑप्शन तो ये था कि P ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, P कम है, P लेस देन Pa प्लस Pb के बराबर है। अगेन है तो ये भी नॉन आइडियल क्योंकि इक्वल नहीं है, बट यहां पर क्या है, नेगेटिव डेविएशन है, जरूरत से कम है। पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा ही प्रेशर बन रहा है, और दूसरा वाला क्या है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एडिशन Pa प्लस Pb से इतना प्रेशर बनना चाहिए उससे कम बन रहा है। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दो कैटेगरी है। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब भाई इसकी भी कुछ ना कुछ कंडीशंस रही होंगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि यहां पर ये जो P है, अच्छा एक काम करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये यहां पर साइड में आप लिख सकते हो कि P इज नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb, P इज नॉट इक्वल टू Pa प्लस Pb, है ना, विच डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, विच डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, राइट। ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। शर्तें, व्हाट आर द कंडीशंस, यहां पर क्या कंडीशंस है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो भाई पहली जो यहां पर कंडीशन आपको देखने मिलेगी वो है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB। ये बात समझ में आ रही है। AA का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है AB के मुकाबले, BB का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है AB के मुकाबले। मतलब पहले सॉल्यूशन बनने से पहले AA का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, BB का आपस में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आपने मिलाया तब इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो गया। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो गया तो क्या ये जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम लेंगे? सोच के देखो, पहले क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग था तो कम वॉल्यूम ले रहे थे, दोनों के दोनों, AA वाले भी कम वॉल्यूम ले रहे थे, BB वाले भी कम। अब क्योंकि आपने दोनों को मिला दिया और जो अब नया जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कमजोर हो रखा है। कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब दूर दूर जाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यस, तो लिखिए सेकंड पॉइंट कि यहां पर जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है इन द मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो, चेंज इन द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले मान लो एक एग्जांपल के लिए ये 5 लीटर था, ये 5 लीटर था और ये 10 लीटर था। मान लो एक एग्जांपल के लिए 5 लीटर है और ये 10 लीटर है, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना बनना चाहिए था? 15 लीटर। 5 + 10 15। अगर 15 होता तो हम बोलते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये 5 है, ये 10 है, ऐड करने के बाद 15 से ज्यादा वॉल्यूम हो गया, 17 वॉल्यूम हो गया, 17 लीटर हो गया। भाई ये 5 है और ये 10 है, होना तो 15 चाहिए था, लेकिन अब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम 17 लीटर हो गया है, तो जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया है। क्यों वॉल्यूम बढ़ा होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कमजोर हो गया है सॉल्यूशन का, है ना। तीसरा, यहां पर जो डेल्टा H मिक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पर जो डेल्टा H मिक्स है वो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डेल्टा H मिक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। आपको शायद याद होगा जब कभी भी किसी चीज का डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब वो एनर्जी खींच रहा है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, याद है आपको? एंडोथर्मिक मतलब कि आपको हीट देनी पड़ेगी, और जब डेल्टा H नेगेटिव होता है तो मतलब एक्सोथर्मिक, है ना, याद है ये चीज। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जरा सुनिए। पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग था, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग था, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब प्रोडक्ट बना, जब सॉल्यूशन बना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर है, कमजोर होगी तो आपको कम एनर्जी मिलेगी। तो इन्वेस्ट आपने ज्यादा किया, रिजल्ट आपको कम मिला, तो अल्टीमेटली टोटल आपकी जेब से गया ना।
इसीलिए द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो याद रखिए यहां पर अगर कोई पूछे डेल्टा एच मिक्स यहां पर ग्रेटर देन 0 है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और जब कभी भी प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है सो देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब कभी भी कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो एनर्जी को खींच लेता है अपनी तरफ, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट, आप जो यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे PA दैट विल बी ग्रेटर देन P0A XA, PB जो है ग्रेटर देन P0B XB, दैट मीन्स जो यहां पर टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर जो है विल बी ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। जो टोटल प्रेशर है वो P0A XA एंड P0B XB से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, पांचवा पॉइंट एक और चीज लिख दीजिए कि जो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट होता ना, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन आइडियल सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से लेस बॉइलिंग पॉइंट बन के आता है, क्यों? अगर कोई रीजन पूछे तो ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब कि जब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, जब यहां पर वॉल्यूम बढ़ता है, सी यहां पर वॉल्यूम बढ़ा, क्या यहां पर वॉल्यूम बढ़ा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हुई, वॉल्यूम बढ़ा। जब वॉल्यूम बढ़ा वेपर प्रेशर बढ़ा। अच्छा, वेपर प्रेशर क्यों बढ़ा? सुनिए, जो यहां पर सॉल्यूशन तैयार हुआ उसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो अगर एक पार्टिकल उड़ना चाहे, एवोपोरेट होना चाहे, तो बाकी के पार्टिकल उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि कमजोर है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले जब तक तो वो प्योर सॉल्वेंट थे तब तक क्या होता था, एक पार्टिकल उड़ने को जाता था तब तक दूसरे पार्टिकल पकड़ लेते थे कि किधर जा रहा है, नीचे आ, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत है। लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गई, तो एक पार्टिकल जब उड़ रहा है ऊपर तो दूसरे पार्टिकल उसको खींच लेते हैं, रुक किधर जा रहा है, रुक। ओ सॉरी, मैंने एक सेकंड, 1 सेकंड, सॉरी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो एक पार्टिकल जब उड़ने को जा रहा था तो दूसरे पार्टिकल्स ने रोका नहीं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो पार्टिकल रोक लेते हैं, तो उड़ना आसान नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती है तो पार्टिकल इजीली उड़ जाता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो वॉल्यूम बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट घट गया यहां पर। ये क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए इसका। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, जैसे उसका बनाया था हम लोगों ने ग्राफ, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। तो अगेन इसके भी 2 एक्सेस होंगे, 2 एक्सेस। यहां पर क्या आता है, वेपर प्रेशर, राइट, दिस इज द वेपर प्रेशर। एंड यहां पर आता है मोल फ्रैक्शन, वही बात हो गई, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर 0। तो लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P0B। राइट साइड में जो ये पॉइंट बनेगा ये है P0A। आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम PB को नीचे क्यों ले रहे हैं और PA को ऊपर क्यों ले रहे हैं? कुछ भी कर लो, ये तो जस्ट एक रफ ग्राफ है ना, ये कौन सा एक्चुअल वैल्यूज को लेके बनाया है। आपका मन है तो आप PB को ऊपर कर लो, PA को नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब P0B को ऊपर कर लो, P0A को नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो B है, क्योंकि B का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो B जो है वो नीचे को जाएगा, और इसको देखिए A वाले को, A वाला जो है वो बढ़ेगा ऐसे करके, है ना। सो यहाँ पर होता क्या है, सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है, होता यहाँ पर ये है कि अगर आप इन दोनों ग्राफ को ऐसा कंबाइन करें तो आइडियली तो ये आना चाहिए था, ये जो है ये लाइन ऊपर आनी चाहिए थी, पर ये लाइन ऐसा ऊपर ना आकर के ये लाइन ऐसे आती है डॉटेड। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। सी दिस इज द ग्राफ फॉर P ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB, राइट। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका था? PA का था, पर ये ऐसा ना हो करके ये ऐसा बन के आता है।
सिमिलरली ये जो है ये ऐसा ऊपर बन के आता है। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जरा देखो, डॉटेड लाइन क्या एक्चुअल लाइन के ऊपर आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि यही वही बोल रहा है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था प्रेशर, उसे ज्यादा मिल रहा है। आपने सोचा था कि ये जो कंप्लीट लाइन है, डार्क लाइन, उस पे आना था, लेकिन उससे ज्यादा आ रहा है, तो वेपर प्रेशर जरूरत से ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो ये इसका ग्राफ है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स, टेक सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल जैसे C2H5OH प्लस H2O। अब याद है मैंने आपको क्या बोला था कि समझाने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ कि वाटर पोलार है, ये भी पोलार है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए। वो सिर्फ समझाने के लिए था। एक्चुअली में वाटर एंड अल्कोहल क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? आपने तो सिर्फ एक ही मैटर में सोचा ना कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। आपने ये सोचा कि अल्कोहल के साथ ये जो C2H5 वाला पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है और ये थोड़ा बल्कियर है। क्या यहाँ पर साइज सेम है? ये C2H5OH इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। और वाटर को देखो, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, छोटा मॉलिक्यूल है। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल। तो पोलैरिटी के मैटर में तो आपने देख लिया कि ओके इनकी पोलैरिटी सेम है तो इनको आइडियल बनाना चाहिए, लेकिन साइज कौन देखेगा? इसलिए मैंने उस वक्त ये बोला था कि ये जस्ट मैं आपको एक पोलैरिटी वाले बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी चीजें वहां पर आएंगी, है ना। तो वाटर एंड अल्कोहल का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। याद रखिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन, मतलब यहां पर जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो जरूरत से ज्यादा आएगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तीसरा CCl4 प्लस C6H6, CCl4 प्लस C6H6, है ना। एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। ऑलराइट, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब फिर एक सवाल आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 लिक्विड हैं ये आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं? और अगर नॉन आइडियल हैं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? तो बच्चों ये हम नहीं बता सकते, ये हमको फैक्ट देख करके याद करना होगा। हम थोड़ी बता सकते हैं कि ये लिक्विड का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। हमको एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं, ये हमको याद करना होगा। ओके, सो दिस वाज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये यहाँ पर आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए कि ये यहाँ पर तो आपने लिख दिया आइडियल सॉल्यूशंस आर क्रिएटेड व्हेन, तो ये भी तो बताइए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर क्रिएटेड व्हेन। आइडियल की जितनी भी शर्तें हैं उनके अलावा जो बची वो नॉन आइडियल बनाएंगे। आइडियल बोलता है कि सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, वेरी डाइल्यूटेड होना चाहिए, तब आइडियल बनेगा। ये दोनों शर्तों को हटा दो, बाकी जितनी भी शर्तें हैं वो नॉन आइडियली क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं फिर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नाउ वी विल कम टू सेकेंड, ये ए था, अब बी पे आते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, विद नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो P है लेस देन P0A XA एंड P0B XB, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम निकल के आएगा प्रेशर। ओके, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन बनने के लिए क्या करना होगा? कंडीशंस। तो इसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस नंबर 1 कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द AA विल बी लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ BB विल बी लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ AB।
मतलब जो सॉल्वेंट था उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर थी, लेकिन अब जो सॉल्यूशन बना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत है ना। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो डेल्टा वी मिक्स होगा क्या वो कम होगा, लेस देन 0 होगा। वाई? क्योंकि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर थी ना, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा थी, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो वॉल्यूम कम करेंगे, सो डेल्टा वी मिक्स इज 0। तीसरा, यहां पर जो डेल्टा एच मिक्स होगा क्या वो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि अब मजबूत बॉन्ड बने हैं भाई, फिजिकल बॉन्ड ही सही पर मजबूत तो हैं। ओके, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक फिजिकल टाइप का तो हो ही रहा है ना, फिजिकल इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। तो जो डेल्टा एच मिक्स यहाँ पर निकल के आएगा वो लेस देन 0 निकल के आएगा। वाई? बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चौथा पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट, ये जो पी ए है दिस विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी। सो जो यहाँ पे टोटल प्रेशर निकल के आएगा, टोटल प्रेशर विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ये पांचवा पॉइंट कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इज ग्रेटर देन द आइडल सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट will be greater than ideal solution, greater than ideal solution। boiling point will be greater than ideal solution। why? याद होगा जो रिलेशन पढ़ा था, क्या था रिलेशन, कि boiling point is inversely proportional to the vapor pressure। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया, उल्टा जस्ट प्रीवियस वाले का उल्टा, कि यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो रिड्यूस हो गया, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग थी, तो वेपर प्रेशर भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया। अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो इंक्रीज हो गया। अगर ग्राफ देखें इसका, तो ग्राफ इसका भी वैसे ही बनेगा बट उल्टे साइड में। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज एक्स, सॉरी ये जो है यहाँ पर ये होगा एक्स ए 0 एक्स ए 1 एक्स बी 1 एक्स बी 0। सो दिस पॉइंट इज पी नॉट बी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिस इज पी नॉट ए। जोड़ो यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से आपने जोड़ा, ये यहाँ से आपने जोड़ा, एंड आइडियली होना तो ये चाहिए था, बट यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा नीचे बन के आएगा। ठीक है ना, ये नीचे बन के आएगा। वाई? बिकॉज प्रेशर इज स्मॉलर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सिमिलरली ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी ऐसे नीचे जाएगा, नॉन आइडल सॉल्यूशन है, एंड ये जो है ये भी ऐसा नीचे जाएगा। ओके, तो जितना बॉइलिंग मतलब जितना वेपर प्रेशर आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही आपको मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन। सो दिस इज द नॉन आइडल सॉल्यूशन विद द नेगेटिव डेविएशन। अब ये जो हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा, नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, इससे समझ में क्या आया, है ना, इससे अपने को मिला क्या। सी, एक चीज याद रखिए, जो आइडल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडल सॉल्यूशंस, इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। आइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसमें जो वेपर फेज होता है, आइडल सॉल्यूशन में जो वेपर फेज होता है उसमें मोल फ्रैक्शन अलग होते हैं कंपोनेंट्स के, एंड सॉल्यूशन फेज में अलग होते हैं। ठीक है, इससे मेरे को याद आया, इसका तो एग्जांपल लिखे नहीं, एक सेकंड इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए भाई, इसके एग्जाम्पल नॉन आइडल नेगेटिव के एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसा HCOOH प्लस C2H5N, जैसे HNO3 प्लस H2O, जैसे HCl प्लस
H2O. These are the example of the non-ideal solution with the negative deviation. ये छूट गया था. हाँ, तो मैं जो कह रहा था आपसे वो ये था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो. यू कैन सेपरेट आउट इट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस होता है इज डिफरेंट देन द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फॉर्म. आप एक चीज़ समझिए, फिल्ट्रेशन, सबसे पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है. आपने देखो, याद होगा आपको जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है. तो क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला चेंबर होता है वहाँ एलपीजी, वहाँ से एलपीजी एक्सट्रैक्ट होता है, उससे थोड़ा नीचे पेट्रोल, फिर डीजल, है ना, याद होगा आपको, फिर कैरोसिन, फिर ये वैक्स करके ऐसा सा एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम आपने देखा होगा. गर्म किया जाता है पेट्रोलियम को, राइट, ये याद है. ओके, दैट इज नोन एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ नॉर्मल अगर हम लोग डिस्टिलेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन की बात करें, तो एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है. अगर आप फिल्ट्रेशन जब बोलते हो ना, तो बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक लिक्विड है, एक एग्जाम्पल के लिए एक लिक्विड है, वहाँ पर उसमें कुछ चीज़ें डूबी हुई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर डूबी हुई हैं. जैसे मान लो लिक्विड के अंदर आपने मिट्टी डाल रखी है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको मिट्टी छानना है. आपने एक छालनी लिया, छालनी को ऐसा घुमाया, छालनी को आपने ऐसा घुमाया और एक्सट्रैक्ट किया. तो इस सॉल्यूशन में जो मिट्टी का कॉन्सेंट्रेशन है एंड जो आपने छालनी घुमा करके ये निकाला, इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग निकला, तब तो आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं सेपरेशन कर रहा हूँ. तब तो आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का कॉन्सेंट्रेशन अलग था और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग है. यहाँ ज़्यादा मिट्टी निकल के आ रही है और यहाँ कम मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिट्टी कम था और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिट्टी ज़्यादा है, तो वेरिएशन है. तो आप बोल सकते हो कि यस, आई एम सेपरेटिंग. एक और एग्जाम्पल देखो, सेम सिचुएशन है, मिट्टी है, पानी है, आपने एक दूसरे टाइप की छाननी लिया, उसको ऐसा पकड़ा, निकाला. जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिट्टी यहाँ पर निकल के आ रही है वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी आ रही है, तो क्या सेपरेट हुआ फिर. वैसे ये एग्जाम्पल जो मैंने बताया ये उतना वैलिड तो नहीं है, बस एक समझने के लिए है कि सेपरेशन आपने किया, फिल्ट्रेशन आपने किया, डिस्टिलेशन आपने किया. कैसे पता चलता है ये कि जब यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो. जैसे मान लो मेरे घर में मुझे एक वाटर फिल्टर लगाना था. सी, ये पानी है और मैंने यहाँ पर एक वो लगा दिया, कैंडल लगा दिया, ओके, और यहाँ पर उस कैंडल का एग्जिट है. तो देखो, जब पानी एंटर कर रहा था तब इसमें जो मिट्टी का कंटेंट है वो ज़्यादा था, हाई था. मिट्टी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई था. कैंडल से पास होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया. तब तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैंने फिल्ट्रेशन किया है, क्योंकि जब पानी एंटर किया था इस पॉइंट पे, जब पानी एंटर किया था लेफ्ट साइड से, जब पानी एंटर किया था तब मिट्टी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था. बाद में जब जहाँ से पानी निकला राइट साइड की तरफ, मिट्टी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, मैंने फिल्टर आउट किया है. अब आप एक चीज सोचो, जितना कॉन्सेंट्रेशन अंदर एंटर करते वक्त था उतना ही कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर निकलते वक्त भी होता, तो क्या बोलते हैं आप, फिल्टर किया आपने. क्या फिल्टर किया है? जो जाते वक्त था वो आते वक्त भी है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी ऐसा ही है. लिक्विड फेज में या सॉल्यूशन, आई मीन टू से कि सॉल्यूशन फेज में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ द पार्टिकल्स, अगर वही वेपर फेज में भी है तब तो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन छोड़ दो. क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में है अगर वही वेपर फेज में भी होगा तो सेपरेट आउट कहां हुआ, सेपरेट आउट किधर हुआ, आप नहीं कर पाए ना सेपरेट आउट. जैसे देखो, नमक और पानी आपस में घुल गया है, आपको उसको फिल्टर करना था. कैसे करते हैं आप फिल्टर? गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद क्या होता है कि जो पानी होता है वो एवोपोरेट हो जाता है. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. सुनिए, ये पानी का बर्तन है, इसमें वाटर प्लस पानी है. तो देखिए, मान लेते हैं 50% इसमें नमक है एंड 50% वाटर है, दोनों के दोनों. NaCl 50% है एंड वाटर यहाँ पर 50% है. ऑलराइट, आपको नमक निकालना था, आपने क्या किया, गर्म किया. तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि द सॉल्यूशन फेज में नमक का कॉन्सेंट्रेशन है 50%, है ना. अच्छा ठीक है, नहीं भी बोलूँ तो समझ में तो आ ही रहा है. आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद जो ये पानी था, अब ये पानी उड़ना शुरू कर दिया, वेपर फॉर्म में आ गया. अब आप इस वेपर फॉर्म को नोटिस करिए, नमक तो उड़ेगा नहीं, जो भी उड़ेगा वो क्या है, वो है पानी. तो यहां पर नमक का कॉन्सेंट्रेशन 0% है और पूरा का पूरा 100% यहां पर क्या है, वाटर है. पूरा का पूरा 100% वाटर है और NaCl क्या है, 0%. तो जरा देखिए और बताइए कि क्या यहां पर वेपर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज वेपर फॉर्म.
क्या यहां पर वेपर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन अलग है देन सॉल्यूशन फॉर्म में? सॉल्यूशन फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 50-50% है। सॉल्यूशन फॉर्म में जो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं मैं, या कंपोजिशन, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, कंपोजिशन। सॉल्यूशन फेज में कंपोजिशन कितना है? 50-50% है ना। वेपर फेज में कितना है? 0%, 100%। तो वेरिएशन है ना। अगर वेरिएशन होगा तो क्या आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? यस, आप कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से ये सोचिए, सॉल्यूशन फेज में भी 50-50% था, जब आपने एवोपोरेट किया तो दोनों एक साथ उड़ रहे हैं, दोनों अभी भी 50-50% है। होगा क्या सेपरेट? नहीं होगा, क्योंकि आप जो भाप ले रहे हैं उसमें भी 50-50% है, सॉल्यूशन लिया उसमें भी 50-50% है। इतना होने के बाद तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब कभी भी, याद रखिए, जब कभी भी सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज में कॉन्सेंट्रेशन का फर्क होता है तभी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड आउट। आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी फिल्टर्ड आउट, कैन बी फिल्टर्ड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आइडियल सॉल्यूशन को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज सिंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। ये याद रखिए, ये जो लेफ्ट वाला है ये सॉल्यूशन फेज है, ठीक है, ये सॉल्यूशन फेज है, और राइट साइड वाला क्या है? वेपर फेज है, वेपर फेज। इसलिए आप सेपरेट आउट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं एक्स बी बोलूँ और राइट साइड वाला बोलूँ एक्स बी डैश, तो अगेन एक्स बी डैश इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज एंड एक्स डैश एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन फेज। तो दोनों का अलग अलग है ना, इसलिए आप सेपरेट आउट कर सकते हो, इसलिए आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकें। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो तो डेफिनेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उनको सेपरेट कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कर सकते हो, बट उसमें कहीं कहीं पर कुछ ऑब्स्टेकल आ जाता है। कैसे? जरा एक बार ग्राफ से समझते हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जरा देखिएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द, मतलब दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ओके। एंड यहाँ पर जो कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, मतलब कि बेसिकली ये हम लोग एक प्रॉपर एक लिक्विड की बात करें, ओके। तो ये जो ग्राफ बनता है ना इसका, ये कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है, दिस इज द वेपर फॉर्म, एंड नीचे वाला क्या है? नीचे वाला इज द सॉल्यूशन फॉर्म। तो आप यहां पर नोटिस करो, वेपर फॉर्म में जो कंपोजिशन है वो अलग है, सॉल्यूशन फेज में अलग है। वेपर फेज अलग, सॉल्यूशन फेज अलग, राइट। इसलिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही चीज इसका देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का देखो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है अगेन दो कैटेगरी वाले हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। वन इज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड वन इज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है पॉजिटिव डेविएशन वालों की। तो इनका जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा बन के आता है। ये देखिए, इनका ग्राफ कुछ ऐसा बन करके आता है। ये ऊपर वाला वेपर फॉर्म हो गया एंड ये जो नीचे वाला हो गया ये सॉल्यूशन वाला हो गया। तो एक पॉइंट ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे आप देखो वेपर फेस एंड सॉल्यूशन फेस सेम है। ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, वेपर फेस एंड सॉल्यूशन फेस सेम है। मतलब एक बार ये कंपोजिशन आ गया, एक बार अगर ये वाला कंपोजिशन आ गया, मान लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल, ये वाला जो है, ये वाला मान लो कि जैसे अल्कोहल और पानी आपस में घुला हुआ है, अल्कोहल और पानी आपस में घुला हुआ है, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। हमने किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उनका कॉन्सेंट्रेशन एक प्रॉपर रेशियो में होगा, और वो जो रेशियो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 97% ऑफ C2H5OH इन वाटर बाय मास, बाय मास, मतलब कि 97% अल्कोहल इन वाटर वजन के हिसाब से,
वजन के हिसाब से 97% अल्कोहल का मिक्सचर अगर वाटर के साथ है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जब वेपर फेस एंड सॉल्यूशन फेस जो है वो सेम होते हैं। अगर वेपर फेस में कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्यूशन फेस में कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर ही नहीं सकते। उसके लेफ्ट साइड कर सकते हो, देखो इसके लेफ्ट साइड आप कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके राइट साइड कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे आप नहीं कर सकते। ओके, एंड इनको बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दिस इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। एक बार जरा इसका भी ले लेते हैं, नेगेटिव वाले का। तो होना क्या चाहिए था सीन? होना ये चाहिए था, ये जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एंड ये देखिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। ऊपर है वेपर फॉर्म एंड नीचे वाली ये जो दो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट करिए सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है ना कर्व, ये रिप्रेजेंट करिए यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है जरा नोट करिए अगेन। ये एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर वेपर फॉर्म एंड सॉल्यूशन फेस सेम है, तो इनको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब कि ये वो मिक्सचर हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे एवोपोरेट होते हैं, उड़ते हैं। चलो एक एक एग्जांपल जैसा ले लेता हूं मैं। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि 97% C2H5OH विद वाटर फॉर्म करता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसका क्या मतलब हो गया समझो। ये जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। कितना? 351.3 केल्विन। वाटर का कितना होता है? 373। ऑलराइट, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। सुनो ध्यान से, पानी का कितना होता है? 373 एंड अल्कोहल का कितना है? 351.3। आपने इन दोनों को मिक्स किया। व्हाट डू यू थिंक? अब ये दोनों अगर एवोपोरेट होते हैं तो कैसे होंगे एवोपोरेट? पहला तो आपके मन में आएगा कि ओके अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम गर्म करेंगे तो अल्कोहल उड़ जाएगा, पानी रह जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाया आपने। उड़ा 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 अल्कोहल उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब 97% ऑफ अल्कोहल इन वाटर का मिश्रण होगा, वो कंपोजिशन 97% अल्कोहल इन वाटर का जब वो मिश्रण आ जाएगा, तब आप नोटिस करोगे कि यार अल्कोहल तो उड़ नहीं रहा है, बल्कि ये दोनों ही एक साथ उड़ रहे हैं। और वो भी किस टेम्परेचर पे? उस टेम्परेचर पे जो इन दोनों से भी कम है। कितना टेम्परेचर? और वो जो टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर विल बी 351.15 केल्विन। ठीक है, और इसे बोला जाता है, दिस इज नोन एज एजियोट्रॉप्स का मतलब एक कंबाइंड, जो एजियोट्रॉप मिक्सचर जो बना उसका कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट है ये। पानी को किस में उड़ना चाहिए था? 373 पे। अल्कोहल को कितने पे उड़ना चाहिए था? 351.3 पे। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हुए और जब कंपोजिशन 97% अल्कोहल इन वाटर हुआ, तब ये दोनों ऐसा उड़ रहे हैं जैसे कि मान लो ये दोनों एक ही हैं। कितने टेम्परेचर पे उड़ रहे हैं ये? 351.15। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। सुनो, अगर अल्कोहल अकेला होता तो कितने टेम्परेचर पे उसको वेपर बन जाना चाहिए था? 351.3 पे। अगर वाटर अकेला होता तो कितने पे उसको उड़ जाना चाहिए था? 373 पे। क्लियर? अलग अलग होते तो इंडिविजुअल टेम्परेचर पे उड़ते थे। ऑलराइट, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, अब ये दोनों मिक्स होने के बाद आपने सोचा कि चलो मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराता हूं, मुझे अल्कोहल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराता हूं। मैंने नीचे से गर्म करना शुरू किया, और गर्म करने के बाद क्या होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उड़ जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो रह जाएगा। यही लॉजिक है। यस, आपने लॉजिक अप्लाई किया, सही है। आपने ये प्रोसेस किया। स्टार्टिंग में आपने देखा कि यस अल्कोहल उड़ रहा है और वाटर रह रहा है नीचे। ओके, यू आर हैप्पी। होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब 97% अल्कोहल इन वाटर रहेगा। याद रखिएगा, सिर्फ इसी कंपोजिशन पे 97.1% अल्कोहल इन वाटर पे गाड़ी अटक जाएगी। अब अगर आपने टेम्परेचर गैस को ऑन किया ये सोच के कि अल्कोहल उड़ेगा, नहीं,
इस कंपोजिशन पे अल्कोहल अपने साथ वाटर को भी लेके उड़ेगा और दोनों के दोनों सेम कंपोजिशन बनाएंगे। यहां पर भी जो कंपोजिशन था सॉल्यूशन फेज में, वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी होगा। वो भी कब, याद रखिए, किसी भी एरे कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं, ओनली इन द 97% अल्कोहल इन वाटर पे। जब कंपोजिशन 97.1% अल्कोहल इन वाटर हुआ, तभी जाकर के दोनों 31.15 केल्विन के टेम्परेचर पे दोनों उड़ जाएंगे। क्या पानी कभी 373 से कम पे उड़ता था क्या? नहीं। लेकिन जब 97% अल्कोहल इन वाटर होगा, तब ये दोनों उड़ रहे हैं। कितने पे? 351.15। ये जो 351.15 है, ये बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का भी नहीं है, वाटर का भी नहीं है, ये इन दोनों से कम का है। इसलिए बोला गया है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम का टेम्परेचर है ये, और इस पे ये दोनों उड़ रहे हैं। अगर दोनों ही उड़ जाएंगे, सेम कंपोजिशन के साथ उड़ेंगे, तो क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इस पॉइंट पे गाड़ी आपकी अटक जाएगी। बाकी अगर मान लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन 97 की जगह अगर मान लो 68% अल्कोहल इन वाटर है, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो? यस, यू कैन डू इट। मान लो 60% ऑफ अल्कोहल इन वाटर है, क्या कर सकते हो? कर सकते हो। मान लो 99% ऑफ अल्कोहल इन वाटर है, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो? कर सकते हो। एक ही ऐसा पॉइंट है 97% अल्कोहल इन वाटर, ये आ गया, गेम ओवर। अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, कुछ और मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी अब आपको सेपरेट करने के लिए। आई होप सो ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6.8% ऑफ C2H5OH in CHCl3 अच्छा, C2H5OH का कितना? 351.3 केल्विन का टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। CH3Cl का 334.2 होता है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, और वो भी मिक्सचर कैसा होना चाहिए? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होना चाहिए। मतलब जब यही कंपोजिशन होगा तो ये आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उसको बोलेंगे। और ये जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये 332.3 हो जाता है, 332.3 हो जाता है। मतलब 332.3 में ये दोनों ही उड़ जाते हैं। क्या 332 CHCl3 का टेम्परेचर था? नहीं। क्या C2H5OH का है? नहीं। ये दोनों अपने इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही उड़ रहे हैं। लेकिन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कब बन रहा है? ओनली तब जब 6.8% बाय मास अल्कोहल इन CHCl3 में। करेक्ट। इसके अलावा मान लो 6.8 की जगह 7.5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे ज्यादा होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर आए तो कहानी अटक गई, नहीं हो रहा है आगे। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का भी कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये वो मिक्सचर है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ते हैं। जैसे ये है 20.3% HCl इन H2O। 20.3% वजन के हिसाब से 20.3% HCl होना चाहिए वाटर में, तो ये बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 188। वाटर का कितना होता है? 373। ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है इसका टेम्परेचर होता है 383। कितना? 383। ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है इसका टेम्परेचर कितना है? 383 है। ठीक है, देखो 188 से भी ज़्यादा है, 373 से भी ज़्यादा है, इसीलिए 383 आया। इसीलिए इनको बोला जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक और जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, 68% HNO3 इन वाटर। ये जो है HNO3 इसका होता है 359, वाटर का 373। और जब ये दोनों मिलजुल के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो 393.5 इज द बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर बोथ। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो एक कॉमन पॉइंट पे बॉईल करते हैं। समझिएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो मिक्सचर हैं जो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ जाते हैं एज सच कि वो एक ही लिक्विड होंगे।
एज सच कि वो एक ही लिक्विड होंगे। हर मिक्सचर एजोट्रॉपिक नहीं होता है, एक गिवन प्रोपोर्शन ही एजोट्रॉपिक होता है। क्लियर है ये चीज? यस। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वाई एक्सिस है ना, दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर, सो वाई एक्सिस इज द टेम्परेचर। ऑलराइट, ये एक आखिरी चीज है, एक ग्राफ दिया हुआ है ये आपके सामने, ठीक है, वही है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का, है ना। तो देखो यहाँ पर ये दिस इज द मिनिमम एजोट्रॉप, ये देख रहे हो, ये मिनिमम एजोट्रॉप है और ये राइट साइड वाला मैक्सिमम एजोट्रॉप है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये देखो ये पॉइंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेनॉल। ये क्या है? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है। मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 338 दिखा रहा है, राइट। और क्लोरोफॉर्म का देखिए, ये देखिए ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है? ये समवट अराउंड 335 से 334 के बीच में है। चलो मान लो 334 मान लो, है ना। तो देखो क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म का 338 एंड मीथेनॉल का 334, एक का 338 है और एक का 334 है ना, ये 334 है। जब ये दोनों को आपस में मिलाया, जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया, तो देख रहे हो क्या, इस पॉइंट पे ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं। दिस इज द पॉइंट जहां पर ये एजोट्रॉप बन रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 327। कितना निकल के आ रहा है ये? 327। देख रहे हो, 338 मीथेनॉल का है, 334 क्लोरोफॉर्म का है ना। 338 मीथेनॉल का, 334 क्लोरोफॉर्म का एंड एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कितना? 327। इसीलिए बोला है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। लेफ्ट साइड में देखो, ये देख रहे हो, लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो वेपर कंपोजिशन अलग है। देख रहे हो, वेपर कंपोजिशन ऊपर वाला और लिक्विड कंपोजिशन अलग है। वेपर कंपोजिशन ऊपर की लाइन, लिक्विड कंपोजिशन नीचे वाली लाइन। तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो। एजोट्रॉपिक के राइट साइड वाला पार्ट सेपरेट कर सकते हो, लेकिन जहां पर ये जो पॉइंट बन करके आ रहा है, दिस पॉइंट, एजोट्रॉपिक वाले पॉइंट पे आप सेपरेट नहीं कर सकते। और ये वाला पॉइंट कहां पर आ रहा है? जरा नोट करो तो, ये इधर पे आ रहा है, ये देख रहे हो, इधर पे आ रहा है। मतलब कि ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन लगभग 0.65 रहा, अब ये एग्जैक्टली तो मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वाला पॉइंट लगभग मुझे 0.65 दिख रहा है। तो जब 0.65 मोल फ्रैक्शन रहेगा क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन जब 0.65 रहेगा विद मेथेनॉल, तब जाकर के वो क्या बना रहा है? एजियोट्रॉप। कैसा? मिनिमम वाला। एक बार मैक्सिमम वाले को देख लो, तो देखो मैक्सिमम वाले में देखो, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेथेनॉल, ठीक है। यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। इस चीज में ना देखो, ये जो एक्चुअली है ना, ये प्रेशर वाला ग्राफ है, दिस इज द प्रेशर ग्राफ। तो ये आपके काम का चीज नहीं है हमको, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन वाला देखना था। तो आप ये जो राइट साइड वाला है इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जो राइट साइड वाला पार्ट है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को ही कंसिडर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर एंड मिनिमम, मतलब टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, बाकी प्रेशर एंड उसका नहीं है हमारे पास। ऑलराइट।